So good afternoon all. As you are aware that today we are discussing Foreign Contribution Regulation Act 2010 और बहुत जगह ये एक सवाल आता है कि ट्रस्ट पर्टिकुलरली ट्रस्ट से रिलेटेड कि साहब हमारे को कोई बाहर से पैसा देने वाला है एज ए डोनेशन, तो क्या हम वो पैसा बाहर के सोर्स से ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। और इसी बारे में ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। और आप लोगों ने जनरली जब कमलेश से डील किया होगा तो ऑडिट के मैटर्स पे डील किया होगा। बहुत कम लोगों को पता है कि कमलेश जो है वो अपने यहाँ पे FCRA से रिलेटेड रजिस्ट्रेशंस जो भी होते हैं, क्योंकि FCRA में अगर किसी को कंट्रीब्यूशन लेना होता है तो देन the trust has to register itself under the FCRA, और वो सारे मैटर्स FCRA रजिस्ट्रेशन के जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डील करता है। और उसके रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस फाइल करना, पहले एक दर्पण करके वेबसाइट है उसके साथ ट्रस्ट को रजिस्टर कराना, दर्पण के अंदर बेसिकली सारे के सारे जो KYC से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन है वो करने होते हैं, और उसके बाद दर्पण का रजिस्ट्रेशन मिलता है। फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए FCRA के रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करना, तो ये सब अपने ऑफिस में इनफैक्ट कमलेश देखता है। सो ही इज बेसिकली एक्सपर्ट ऑन दिस सब्जेक्ट। और उसके अलावा कुछ ऐसे ट्रस्ट हैं जिनकी कमलेश ऑडिट भी करता है, वो बेसिकली रिसीव देयर डोनेशन थ्रू फॉरेन सोर्सेज। So with this background, this is very important topic when we advise our client whether to take some donations from foreign sources or not. So I request Kamlesh to please take the thing forward, and then all our students, Ayush, Sodastri, they please take the discussion in detail with all the participants, all the students. And I request all the students to please hear them positively, चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। मैं भी पूरा का पूरा डिस्कशन ऑनलाइन यहाँ पे गाड़ी से सीकर से जयपुर आते हुए सुन रहा हूँ, तो आई एम श्योर आप लोग बड़े कंफर्टेबली बैठे हुए होंगे अपने अपनी लोकेशन पे। सो प्लीज हियर देम। एंड आई आल्सो अर्ज जो भी पार्टिसिपेंट कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हैं वो कुछ क्वेरीज जरूर करें और वो उसको थोड़ा प्रॉपरली सुने, ताकि इस सब्जेक्ट का एक ओवरऑल एडवांटेज हो अपने को, and which can help us in future while guiding any of our client or any of our other connects on the FCRA. So Kamlesh, over to you. Yes sir, thank you sir. Yes sir, as sir rightly said, FCRA is basically related to donation received from a foreign source. So today we will discuss FCRA Act, Foreign Contribution Regulation Act 19. This is basically related to financial year. I think it is basically जब स्टार्ट हुआ था 1960 अराउंड, देन इट इज अगेन 2010 है ना, अगेन ये जो नया बना वो 2010 में बना। नाउ देयर आर two definitions which are most important. First one is foreign source and second one is foreign contribution. What is the meaning of foreign contribution and what is defined as foreign source? तो फॉरेन सोर्स से डोनेशन या फॉरेन सोर्स से अगर कोई करेंसी मेरे को यहाँ पे लेनी है इन इंडिया, तो वो अपन कैसे ले सकते हैं, उसके लिए लो एप्लीकेबल है ना, और उसको किस तरह से कंप्लाइंट विद करना है, वो अपन आज इस चीज में डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। तो एक बार स्टार्ट करो तुम लोग पीपीटी, तो उसके बाद फिर अपन फर्दर क्वेश्चनिंग और करेंगे।
Hello everybody. So we'll be starting with FCRA. Starting with section number 1. Section number 1 is nothing but just a short outline commencement that is FCRA is applicable to all Indian citizens and others to whom central government may specify. Then going up to section 2, that is definition. So we'll be majorly covering 3 definitions. First is foreign contribution. Foreign contribution is donation, delivery, transfer of any article, currency or security. That is बाहर से कोई भी डोनेशन, डिलीवरी या ट्रांसफर हो रहा है ऑफ एनी आर्टिकल. आर्टिकल के अंदर एक छोटी सी एक्सेप्शन है कि कोई भी गिफ्ट होगा या पर्सनल यूज के लिए में कोई आर्टिकल मिला जिसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपीज से कम है, उसको हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मानते. अदर्स आर ट्रीटेड एज फॉरेन कंट्रीब्यूशन. जो करेंसी की बात है, वेदर इट इज इंडियन और फॉरेन, इट इज ट्रीटेड एज फॉरेन कंट्रीब्यूशन. एंड सिक्योरिटी एज डिफाइंड ऑन एफसीआरए एंड एफसीआरए एंड सेमा, उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी. नाउ इट इज तो अगर इस केस में अगर अपने को आईएनआर भी रिसीव हो रहा है, वो भी एफसीआरए में गवर्न हो सकता है. ये जो सेकंड में जो लिम है इसका ऑफ एनी करेंसी वेदर इंडियन और फॉरेन, तो आईएनआर में भी अगर पैसा रिसीव हो सकता है तो एफसीआरए उस पे गवर्न हो सकता है उसके थ्रू. Now we'll be starting with explanation 1. Explanation 1 सिंपल ये बोलता है कि कोई भी पर्सन है, उसको अगर डोनेशन डिलीवरी, उसने अगर कोई भी डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफर ऑफ एनी सिक्योरिटी, करेंसी या फिर है ना अपने जो ये आर्टिकल, इसको किसी और को किया, मान लो इंडिया वाले पर्सन ने किसी और इंडियन को किया, बट जिसने किया उसको है ना बाहर से मिला था, उसको भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं बोलेंगे. एक्सप्लेनेशन 2 ये बोलता है कि है ना कोई भी मेरे को फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला, मैंने उसको बैंक में डाला, बैंक में मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, उस इंटरेस्ट को भी अपन फॉरेन कंट्रीब्यूशन ट्रीट करेंगे. एंड एक्सप्लेनेशन 3 ये बोलता है कि मेरे को कोई भी किसी पर्सन से बाहर के फॉरेन सोर्स से मेरे को है ना कोई भी फीस मिली या फिर है ना एडमिशन फीस मिली या एनी अदर सम लाइक है ना फीस ओनली, ऐसा कुछ मिलता है मेरे को, तो उसको है ना मैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर दूंगा. इट इज ना स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड बाय एक्सप्लेनेशन 3. नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड फॉरेन सोर्स. फॉरेन सोर्स के अंदर अगर अपन है ना एक वेग तरीके से समझना चाहें तो फॉरेन सोर्स क्या रह गया, बेसिकली जो भी बाहर का बंदा है ना उसको अपन जनरली फॉरेन सोर्स बोलेंगे. अगर इफ आई गो प्रिसाइजली देन इट विल कवर गवर्नमेंट, कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी. इंटरनेशनल एजेंसी के अंदर ना कोई भी यूएन कनेक्शन, आईएमएफ वगैरह, देयर विल बी कवरिंग फर्दर. ये सब लोग है ना फॉरेन सोर्स नहीं मान जाते, व्हिच इज बीन स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड. अदरवाइज कोई इंटरनेशनल एजेंसी इनके अलावा है तो उसको अपन फॉरेन सोर्स बोलते हैं. आगे चले तो फॉरेन कंपनी, कोई भी कॉर्पोरेशन, एमएनसी हो गई, कोई भी बाहर जो है ना कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड है, कोई भी इंडिया की कंपनी लेकिन बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, वो भी फॉरेन सोर्स कही जाएगी. एंड अ फॉरेन सिटीजन, ट्रेड यूनियन व्हिच इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, ऑल दीस विल बी टर्म्ड अंडर फॉरेन सोर्सेस. Now these are the agencies which are being specifically exempted. It is the list of approx 107 or 110 agencies which are being specifically exempted. Out of which I have covered some of them. That is bodies of UN, that is United Nations, University of Tokyo, UNICEF, WHO Geneva, IMF, Asian Development Bank. These are the bodies which are being exempted. And there is a very illustrative list of which I have covered some of them. Now we'll be talking about foreign hospitality. Foreign hospitality is nothing but we'll be covering it in major detail in section 6. But what is foreign hospitality? It is मतलब कि अगर बाहर का कोई बंदा जो अगर किसी को फॉर एग्जांपल इनवाइट कर रहा है इंडिया से, तो अगर वो उसको उसकी बोर्डिंग, लॉजिंग, मेडिकल कॉस्ट एंड एनी सच अदर कॉस्ट से उसको कंपनसेट करता है या फिर उसके लिए इनकर करता है, दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन हॉस्पिटैलिटी. Now we will be going to section number 3. Section number 3 is person prohibited to accept foreign contribution. In section 3, we are having 3 subsections: 3.1, 3.2, and 3.3. Now in 3.1, we will be specifically covering those persons who are being specifically prohibited from accepting foreign contribution. अगर इनको हमें एक जनरल टर्म में समझना हो तो हम इनको ऐसे लेके चलेंगे कि यार ठीक है, इलेक्शन कैंडिडेट्स हो गए, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लोग हो गए, गवर्नमेंट के लोग हो गए, पॉलिटिकल लोग हो गए. नाउ कवरिंग इट इन डिटेल, तो इलेक्शन कैंडिडेट हो गए तो कैंडिडेट फॉर इलेक्शन हो गया. रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लोग कौन होंगे? कॉरेस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर. ठीक है. एनीबॉडी कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट की बात करो तो फॉर एग्जांपल मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर हो गया, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो गई, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर हो गई. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर विल बी कवरिंग इन डिटेल अंडर सेक्शन 5. ओके. और न्यूज वाले लोगों की बात करूं तो जो न्यूज ब्रॉडकास्टर्स होते हैं और है ना कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर ऑफ है ना न्यूज़पेपर होता है, तो ये सब लोग होते हैं जिनको है ना स्पेसिफिकली प्रोहिबिट कर दिया है. नाउ वी विल बी गोइंग टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 2. सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? वो है ना 3 छोटी छोटी चीजें बोलता है. सबसे पहला वो बोलता है कि यार ठीक है, कोई भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है,
ठीक है, या फिर वो सिटीजन ऑफ इंडिया है बट रहता बाहर है, दैट इज सिटीजन ऑफ इंडिया रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, वो किसी भी ऐसे वो कोई भी ना तो एक्सेप्ट करेगा ना एग्री टू एक्सेप्ट करेगा एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ पॉलिटिकल पार्टी या फिर है ना पर्सन रेफर टू इन 3(1). दैट इज सिंपल सी चीज बोलता है कि मैं अगर फॉर एग्जांपल मेरा एग्जांपल लूं तो उसमें एक बार वो सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि अगर कोई भी रेसिडेंट इन इंडिया या पर्सन रेसिडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया बट रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है तो वो कोई भी है ना ऐसा फॉरेन कंट्रीब्यूशन ना तो एक्सेप्ट करेगा ना एग्री करेगा एक्सेप्ट करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ पॉलिटिकल पार्टी या फिर पर्सन रेफर टू इन 3(1). वाले लोग कौन थे? कोई रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर वाले लोग, गवर्नमेंट वाले लोग, ये सब थे, उनको उनके बिहाफ पे कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट इसका ये बोलता है कि जो रेसिडेंट इन इंडिया है वो डिलीवर नहीं करेगा कोई भी है ना इंडियन और फॉरेन कोई भी ना करेंसी डिलीवर नहीं करेगा वेदर इट इज इंडियन और फॉरेन टू एनी पर्सन, है ना, जिसके लिए उसका रीजन टू बिलीव है कि यार ये जाके जो है ना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या फिर है ना ऑन ना सेक्शन 3 वाले पर्सन को डिलीवर कर देगा, तो उनको भी है ना उस पर्सन को मेरे को नहीं देना है। और एंड लास्ट है ना सेक्शन 3 सेक्शन 3 क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि यार ठीक है, जो अपना पिछली बार अपन ने पढ़ा था कि है ना पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया, इसमें है ना जस्ट अपन रिप्लेस कर देना जो रेसिडेंट इन इंडिया था सेक्शन 3 सेक्शन 2 में, उसको रिप्लेस कर देना अपन को सिटीजन ऑफ इंडिया से। दैट इज सिटीजन ऑफ इंडिया बट हु इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो ना तो कोई है ना करेंसी ना डिलीवर करेगा ना एक्वायर करेगा, और ऐसे पर्सन को नहीं दे सकता वो जिसको पता है या तो वो सेक्शन 3 वाले पर्सन को दे देगा या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे देगा। है ना, एंड हियर वी कंक्लूड आवर सेक्शन 3। अब आता है सेक्शन 4। अल्टीमेटली सेक्शन 3 के अंदर जो है वो प्रोहिबिटेड है, स्पेसिफिकली जो इसमें मेंशन्ड है वो लोग प्रोहिबिटेड है मैंडेटरीली, उनको किसी भी तरह का आप दे नहीं सकते फॉरेन करेंसी वाला, वो है इसके अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 4 जो है वो इंपॉर्टेंट है। नाउ सेक्शन 4 ये बोलता है कि सेक्शन 3 में जो जिन लोगों को प्रोहिबिट कर दिया वो लोग कौन कौन से ट्रांजेक्शन अगर सेक्शन 4 में बताता है कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन सेक्शन 3 वाले लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो वील बी कवरिंग इट है ना, तो इसमें बोलता है कि अगर उनको रेम्यूनरेशन मिल रहा है कोई भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, पेमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, वो एजेंट है फॉरेन सोर्स का इन रिलेशन टू ट्रांजिशन विद गवर्नमेंट, दैट इज कोई ट्रांजिशन हो रहा है गवर्नमेंट से, है ना, और मैं किसी फॉरेन सोर्स का एजेंट हूँ और बीइंग एन एजेंट मेरे को कोई पैसा मिलता है तो आई एम नॉट प्रोहिबिटेड टू रिसीविंग दैट, मैं उसको ले सकता हूँ। Another is by way of gift made to him as a member of Indian delegation, कोई मेरे को गिफ्ट मिलता है एज अ मेंबर ऑफ इंडियन डेलीगेशन वो अलाउड है। कोई भी रिलेटिव से पैसा मिलता है वो मेरे को अलाउड है। मेरे को रेमिटेंसेस कोई भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से मिल रहा है वो भी अलाउड है। और ऑथराइज्ड पर्सन अंडर फैमा, कोई भी पर्सन ऑथराइज्ड फैमा में है उसको भी अलाउड है। ठीक है, अब अगर इसके अंदर जो मेरे को रिलेटिव से मिल रहा है इसके है ना अंदर इफ विल टॉक अबाउट रेगुलेशन रूल नंबर 6, मेरे को अगर रिलेटिव से पैसा मिल रहा है और उसकी अमाउंट 10 लाख रुपीज से ज्यादा है तो 10 लाख रुपीज ज्यादा तो मेरे को है ना इस चीज को सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। एंड जो मेरे को इंटीमेशन देना है वो देना है मेरे को इनफॉर्म FC1। ओके, तो नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग व्हाट इज FC1। FC1 है ना बहुत नॉर्मल सा फॉर्म है, तो बहुत सिंपल चीजें बताता है। फॉर एग्जांपल अपन को है ना यहाँ पे अपना नाम यहाँ पे हियर वी हैव टू राइट आवर नेम, देन है ना हमको बताना है कि हम कौन सी कैटेगरी के पर्सन है और कहां किस चीज में हम ले रहे हैं। दैट इज रिसीट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाय कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, या फिर ना कोई रिलेटिव से पैसा मिल रहा है तो हमें ये बताना है कि हम कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं और हमें ना उस हिसाब से पैसा मिल रहा है ना। पार्ट ए, जनरली जब भी बैंक में पैसा आता है कभी भी बाहर से तो उसके लिए बैंक कंप्लायंस करवाएगा हमेशा। जैसे कभी भी कहीं से बाहर से अगर पैसा आता है बैंक में तो वो खुद ही फाइल करवाता है कि FC1 आपको फाइल करना पड़ेगा, ये जो फॉर्म देना है ना आपको, बैंक वाला कंप्लायंस करवा देता है ऑटोमेटिकली। लेकिन अपने को भी ध्यान में रखना है कि अगर फॉरेन से अगर अपन पैसा तो बैंक वाले की कंप्लायंस अपन करवाए, मान लो बैंक वाला डायरेक्टली अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दे वो कंप्लायंस अपन। कमलेश इन्होंने दर्पण वाला भी कवर किया है क्या? अगर वो नहीं किया तो थोड़ा आप इसको टेकअप कर। नहीं, दर्पण वाला इन्होंने कवर नहीं करा सर, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है वो। बेसिकली दर्पण पोर्टल के ऊपर जब भी आपको FCRA के अंदर रजिस्ट्रेशन मिलेगा तो आपको उसके पहले आजकल पहले ही कंप्लायंस नहीं थी, अब दर्पण पोर्टल की एक सेपरेट कंप्लायंस आ गई है। जब भी FCRA के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अपन एप्लीकेशन फाइल करेंगे उसके पहले वो दर्पण ID मांगेगा, तो दर्पण ID अपने को जनरेट करने के लिए पहले दर्पण पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा।
FCRA भी और दर्पण पोर्टल भी, दोनों MHA ही कवर करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वो वहीं से ही गवर्न हो रहा है पूरा। दर्पण पोर्टल बेसिकली जो सर ने भी जो इनिशियली बताया था कि KYC पर्पज से जो भी ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, अगर FCRA में मेरे को ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो ट्रस्ट को मेरे को वहाँ पे उसकी KYC करवानी पड़ेगी, वहां से रिलेटेड जो भी अपने उसके चीफ फंक्शनरी हो गए या उसके जो ट्रस्टीज हो गए, उनका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कराना हो गया एक तरह से। तो वहां पे कराने के बाद वो यूनिक आईडी, उसका फॉर्म फाइल होता है, उसका भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। फॉर्म फाइल करेंगे देन यू विल गेट द यूनिक आईडी ऑफ दर्पण पोर्टल। जब भी अपन FCRA का रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल करेंगे, दर्पण आईडी वो वहां से लिंक कर देगा उसको, जैसे वो दर्पण आईडी वहां पे आ जाएगी तो वो दोनों कनेक्ट रहेंगे। सिंपल ये पर्पज है दर्पण पोर्टल का। यस सर, नेक्स्ट। So it form FC1 has 3 parts. Part A, B, C. Details are very simple. It is asking just normal personal details like name, date of birth, name of father and spouse, contact details. All the normal details are being asked by it. So we'll be just covering बोला है ना, part A में क्या डालना होता है, B में किसको भरना होता है, C में किसको भरना होता है। तो A में किसको भरना होता है, जिसको ना फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिलेटिव से मिल रहा है, वो पार्ट A फिल करता है, ठीक है। एंड वी हैव टू गिव अ डिक्लेरेशन। पार्ट बी हमको फिल करना होता है, जो कि है ना एप्लीकेशन गिविंग इंटीमेशन अबाउट फॉरेन कंट्रीब्यूशन आर्टिकल्स अकाउंट और है ना फॉरेन कंट्रीब्यूशन सिक्योरिटीज अकाउंट। अगर हम ऊपर देखेंगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें डालना था कि हमें ना फॉरेन कंट्रीब्यूशन आर्टिकल्स अकाउंट में डालना है या सिक्योरिटी अकाउंट में डालना है। तो अगर इनमें हम ले रहे हैं ना, तो हमें पार्ट बी के अंदर जाना है, ठीक है। एंड इफ यू गो टू पार्ट सी, तो पार्ट सी में डालना है कि जो वो कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन है, अगर वो पैसा ले रहा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो उसको यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पे उसको सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी कि इसको कैसा मिला है, कैश में मिला है, आर्टिकल में मिला है, सिक्योरिटी में मिल रहा है। द सेम थिंग विच वी हैव कवर्ड इन सेक्शन 2, है ना। फिर आगे आएगा कि वैल्यू कितना था, उसका पर्पस क्या था, डोनर का नेम, इंडिविजुअल नेशनैलिटी, रिलेशनशिप क्या था और यूटिलाइजेशन डिटेल्स क्या थी। दिस इज ऑल अबाउट फॉर्म FC1. Now we will be going to section 5. Section 5 is procedure to notify an organization of a political nature. कि हमें अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को बोलना है कि है ना आप पॉलिटिकल नेचर के हो, उसका प्रोसेस क्या रहेगा। तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट प्रोसेस। अब सीजी को अगर किसी को बोलना है कि तुम पॉलिटिकल नेचर के हो, तो वो है ना 2 बेसिस लेती है। सबसे पहले लेता है कि आइडियोलॉजी क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन की, और सेकंड इज कि है ना उस प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्राम क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। इन 2 बेसिस पे देखता है कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन ना पॉलिटिकल नेचर की है या नहीं है। बट ऐसा नहीं होता कि वो है ना हॉस्टाइल तरीके से ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिटिकल नेचर डिक्लेयर कर देगी। देयर इज अ सेट ऑफ प्रोसेस दैट हैज टू बी फॉलोड एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट प्रोसेस ओनली। तो प्रोसेस ये रहता है कि बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर, जो एक नोटिस इन राइटिंग देगी वो कंपनी को, जिसको क्या ना इट इंटेंड्स टू मेक अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और उसको वो ग्राउंड्स बताएगी क्या ठीक है हमारे पास में ये ग्राउंड है जिसकी बेसिस पे वी हैव रीजंस टू बिलीव दैट यू शुड बी टर्म्ड एज एन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इस बेसिस पे वो उनको एक ऑर्डर देगी, ठीक है। जिस ऑर्गेनाइजेशन को वो ऑर्डर मिलेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम इशू ऑफ नोटिस, वो अपना रिप्रेजेंटेशन देगी। वो ये बताएगी कि यार दीज आर द रीजंस थ्रू व्हिच वी बिलीव कि ना वी शुड बी नॉट टर्म्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर ड्यू टू सफिशिएंट कॉज। सीजी उनको 30 डेज का ना एक्सटेंशन और दे सकती है। आफ्टर सीजी हैज रिसीव्ड द रिप्रेजेंटेशन, उसको अगर एप्रोप्रिएट लगता है तो वो किसी और अथॉरिटी को उनकी रिप्रेजेंटेशन, आफ्टर ना हियरिंग ऑल द रिप्रेजेंटेशन, सीजी को अगर लगता है कि यार नहीं दिस एंटिटी शुड बी टर्म्ड एज अ पॉलिटिकल ऑफ पॉलिटिकल नेचर ना, तो वो उसको बाय ऑर्डर जो है ना वो पॉलिटिकल नेचर की एंटिटी बता देगी। ऑर्डर शुड बी गिवन विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस इन्फॉर्मिंग द ग्राउंड। यहाँ पे अगर अपने की छोटी सी नोटिस करना चाहे ना, तो वो होगी ये होगी कि जस्ट इसमें बोला है 120 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस इन्फॉर्मिंग द ग्राउंड, नॉट फ्रॉम डेट ऑफ रिसीविंग रिप्रेजेंटेशन। नाउ है ना नाउ वी हैव ना रूल 3 अपन को किया क्यों कि मैंने किया व्हाट आर द गाइडलाइंस। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल नेचर का बोलना है तो मैं उसके लिए क्या क्या देखूंगा। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मतलब आइडियोलॉजी देखी जाएगी और उसका ना अपना प्रोग्राम देखा जाएगा। बट उसको भी अगर मैं फर्दर बाइफरकेट करना चाहूँ तो अपन क्या क्या देखेंगे, वो देखेंगे उसको पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव तो नहीं है, वो है ना कोई पॉलिटिकल गोल्स को प्रमोट नहीं कर रही है, कोई भी ना वॉलंटरी एक्शन ग्रुप ऐसा बना रखा हो उसने जिसका ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल नेचर का हो, या जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती है, या फिर है ना जो है ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मर्स, वर्कर्स, स्टूडेंट, यूथ बेस्ड कम्युनिटी, लैंग्वेज विच आर नॉट डायरेक्टली अलाइंड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। अगर ये सब में वो इन्वॉल्व रहती है ना, तो अपन वो इंडिकेट करेंगे अपन को क्या ठीक है दिस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टर्म्ड ऑफ पॉलिटिकल नेचर। नाउ आई विल बी गोइंग टू सेक्शन 6 व्हिच इज restriction on acceptance of foreign hospitality. We have covered the definition of foreign hospitality earlier in section 2, जहां मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली foreign hospitality होती क्या है। Now we'll talk about the process कि अगर पहली चीज तो सेक्शन 6 मना करता है कि हम जो कुछ मेंबर्स को बताएंगे दे शुड है ना नॉट है ना दे शुड नॉट एक्सेप्ट एनी फॉरेन हॉस्पिटैलिटी।
बट इसके अंदर एक रूल भी है, रूल 7 ये बताएगा कि यार ठीक है, अगर तुमको करनी है, तुम नहीं मान रहे हमारी बात, तो फिर तुम्हारे करने का ना प्रोसेस क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि हु आर द पर्सन हु है ना, हु आर प्रोहिबिटेड टू है ना एक्सेप्ट एनी फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। दीज आर मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, ऑफिस बेयरर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट, एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉर्पोरेशन और अदर बॉडी ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। बेसिकली सारे अगर ना फिर से शॉर्ट में देखे तो वही गवर्नमेंट वाले लोग हैं जो अपन अर्लियर कवर किए थे। तो ये वही लोग हैं जिनको है ना इन्होंने गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। अब लेकिन इसमें एक्सेप्शन दिया है। एक्सेप्शन में क्या बोला है कि कोई भी इमरजेंट मेडिकल एड हो गई ऑन अकाउंट ऑफ सडन इलनेस कॉन्ट्रैक्टेड, तो हमें इंटीमेशन करना पड़ेगा सीजी को विद इन पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम रिसीट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, और उसका ना मैनर बताना पड़ेगा। अगर इमरजेंट है तो ही हम कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। सेकंड थिंग, अगर उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए से कम है हम तो भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब उस बात आ जाएगा कि हम रूल 7 पे चलते हैं। रूल 7 में क्या बताएगा कि अब ये हमने 2 एक्सेप्शन ये पढ़े कि यार ठीक है जनरली मना है, पर अगर ये कंडीशन हो जाए तो कर सकते हैं। बट नाउ रूल 7 ये बताएगा कि हाँ, हम इंटेंशनली अगर लेना चाहते हैं फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, उसका प्रोसेस क्या रहेगा। उसका प्रोसेस भी है ना बहुत सिंपल सा है। जिसको फॉरेन हॉस्पिटैलिटी अवेल करनी है वो अप्लाई करेगा सीजी को FC2 में। वी विल बी कवरिंग FC2 फॉर्म इन फर्दर स्लाइड। ठीक है, एप्लीकेशन तो सीजी करनी है। एप्लीकेशन शुड बी अकम्पनीड बाय इनविटेशन लेटर फ्रॉम होस्ट या होस्ट कंट्री। सच एप्लीकेशन मस्ट रीच एप्रोप्रिएट अथॉरिटी 2 वीक बिफोर द प्रपोज्ड डेट ऑफ आउटवर्ड जर्नी। बाहर जाने से 2 वीक पहले जो है ना मेरे को है ना फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का जो इंटीमेशन है वो उनको देना पड़ेगा कि भाई सीजी मैं जो है ना मैं हॉस्पिटल लेना चाहता हूँ, 2 वीक पहले तुमको बता रहा हूँ, और ना FC2 में लोगों को फाइल कर दी है। ये प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं ले पाएगा। नाउ आई बी है ना फर्दर टेलिंग यू कि भाई केसेस क्या रहेंगे जब है ना हम जो इंटीमेशन आता है ना वो हम है ना फॉरवर्ड करते हैं जनरली तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। कब नहीं करना उसकी भी ना रूल में को पता है कि यार वो कौन से केसेस है जहां में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को जो है ना ये चीज नहीं बतानी कि है ना बोला हम है ना फॉरेन हॉस्पिटल लेना चाहते हैं। तो वील बी कवरिंग सम ऑफ द केसेस 2000 कि सीजीएसटी है ना उसका पूरा है ना खर्चा उठा रहा है उस प्रपोज का। दैट इज वेयर द एंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रपोज फॉरेन विजिट इज बीइंग मेट बाय सीजी एंड एसजी। अगर सीजीएसटी खर्चा उठा रहे तो हमें ना ये बताने की जरूरत उसको नहीं है। अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे बाहर जा रहे हैं तो नहीं बताना। कोई हम इंडियन नेशनल है फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के लिए तो है ना हमें नहीं बताना। या फिर है ना कोई भी बायलैटरल एग्रीमेंट है जिसके अंदर हम बाहर जा रहे हैं तो हमें नहीं बताना। दैट इज केसेस इन्वॉल्विंग विजिट्स अंडरटेकन बाय मेंबर्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन अंडर बायलैटरल एक्सचेंज। ओके, दिस ऑल वाज कवर्ड अंडर रूल 7। ठीक है, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग फॉर्म 2। So it is application for seeking prior permission from central government to accept foreign hospitality. As we discussed earlier कि हमें FC2 के अंदर जो है ना इंटीमेशन देना पड़ेगा। तो दिस इज है ना एक्सप्लेनिंग अस कि हाउ टू गिव। इसमें भी है ना वही पर्सनल डिटेल्स बता रहा है, बहुत नॉमिनल डिटेल्स, दैट नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ फादर, परमानेंट एड्रेस है ना। और यहाँ पे अपन पूछे स्टेटस क्या है। हमने जो 6-7 लोग डिस्कस किए थे कि किसको प्रोहिबिटेड है, उसमें से हमें ये बताने की है ठीक है तुम कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, तो है ना यू आर आस्किंग अस परमिशन कि ना बोला हम तुमको फॉरेन हॉस्पिटल लेने दें। Now here are name of countries. These all are in a very general details, and means we have to give a declaration. That's all about FC2. So is it okay? Now section 7. Section 7 is prohibition to transfer foreign contribution to other person. ये बहुत ही है ना जो इसकी हेडिंग है वो इसका टेक्स्ट है। बहुत सिंपल सी बात बोलता है, ये बोलता है कि यार ठीक है जिसको है ना कोई भी पर्सन है तो रजिस्टर्ड है या उसको ना ग्रांट हो गया सर्टिफिकेट या उसने प्रायर परमिशन ले लिया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने के लिए, वो किसी और को ट्रांसफर नहीं करेगा। दिस इज द थिंग व्हिच इज सेड, जो इसका हेडिंग था वही इसका टेक्स्ट है, एंड इट इज ओवर। ये सेक्शन 7 तुम लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट इसलिए 2020 में ये अमेंडमेंट आया है, पहले ये चीज नहीं थी। हाँ, ये पहले अलाउड थी। एक एफसीआरए रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे एफसीआरए रजिस्टर्ड पर्सन को डोनेशन दे सकता था, ट्रांसफर कर सकता था, लेकिन अब 2020 से ये प्रोहिबिट हो गया। 29 सितंबर 2020 से अमेंडमेंट आ गया। तो अब जिसको पैसा रिसीव हुआ है वहीं पे उसी को स्पेंड करना है फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज रिसीव्ड। ओके, नाउ मूविंग टू सेक्शन 8। सेक्शन 8 रेस्ट्रिक्शन लगाता है। ये बोलता है रेस्ट्रिक्शन टू यूटिलाइज फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो भी एफसीआरए रजिस्टर्ड पर्सन है वो किसी नॉन एफसीआरए को भी डोनेशन नहीं दे सकता फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ देयर फंड। बिल्कुल सर। और किसी एफसीआरए रजिस्टर्ड को भी नहीं दे सकता है आफ्टर जी सर अमेंडमेंट। यस बिल्कुल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार जो आर्ग्यू लेते हैं ट्रस्ट वगैरह कि साहब हम तो उन लोगों को दे रहे हैं जिनका एफसीआरए रजिस्टर्ड है, so that argument is also not correct now. जी
Okay. Now moving to section 8. It says about restriction to utilize foreign contribution for administrative purposes. ये भी बहुत सिंपल सी बात बोलता है, as the heading as is the text. सिंपल बातें बोलता है कि यार ठीक है, तुमको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला, ऐसा नहीं है तुम उससे कुछ भी कर सकते हो. यू हैव टू यूटिलाइज दिस फॉर द पर्पसेस फॉर व्हिच इट हैज बीन ऑब्टेन्ड. सबसे पहली बात. सेकंड ये बोलता है कि अगर तुम जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है उससे कोई भी इनकम हो रही है या फॉरेन कंट्रीब्यूशन इटसेल्फ, तुम उसको किसी भी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी में बिल्कुल यूज नहीं करोगे. थर्ड ये बोलता है कि उससे तुम मोर देन 20% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं करोगे. इफ आई ना से अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो अपन पीएनएल की डेबिट साइड पर अपन जनरली डालते हैं, उसके अंदर बस दो छोटे एक्सेप्शन है. पहला एक्सेप्शन ये बोलता है कि ठीक है, सैलरी दे रहा हूँ या मैं रेम्युनरेशन दे रहा हूँ ऐसे बंदे को जो किसमें एंगेज है, ट्रेनिंग, कलेक्शन एनालिसिस ऑफ फील्ड डेटा में, ऑफ एसोसिएशन एंगेज इन रिसर्च एंड ट्रेनिंग. दैट इज रिसर्च एंड ट्रेनिंग की जो एसोसिएशन है उसके अंदर जो एक बंदा है वो है ना कोई भी एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा इन द फील्ड कर रहा है, तो उसको मैं जो सैलरी दे रहा हूँ ना वो मेरे एडमिन एक्सपेंस में कवर नहीं होगी, वो मैं ना एक एनी अमाउंट दे सकता हूँ. Second is expenses incurred in furtherance of stated objectives of welfare oriented organization scheme. That is जो welfare oriented scheme organizations है ना, उनको कोई भी है ना वो अपने ऑब्जेक्टिव के फर्दरेंस में एक्सपेंसेस कर रही है, दे आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. उनके ऊपर 20% लिमिट नहीं लगेगी. स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज. ये एक इम्पोर्टेंट है, जो 20% वाला रेस्ट्रिक्शन है ये भी वही 2020 से इंसर्ट हुआ है. पहले ये लिमिट जो थी वो 50% है. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जैसे अपन बाइफर्केशन करते हैं ना, पीएनएल बनाते हैं, सिमिलरली इसमें भी जो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर या ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट के लिए जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए आपने, सपोज एजुकेशनल पर्पज के लिए आप लोगों ने डोनेशन लिया, बाहर से पैसा आया, तो डोनेशन स्पेंड करना आपको अल्टीमेटली एजुकेशनल पर्पज के लिए, लेकिन उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के खर्चे जो है वो 20% से ज्यादा नहीं होने चाहिए. अब इन्होंने तो बोल दिया कि जी जैसे सपोज अपन सैलरी देते हैं तो सैलरी एक तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, लेकिन जहां पे अगर ट्यूटर को सैलरी है तो उस केस में वो सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में कवर होगी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव में कवर नहीं होगी. अकाउंटेंट की सैलरी है तो डेफिनेटली वो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर. बैंक चार्जेज एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के, तो वो अपने को आइडेंटिफाई करके अलग से, जब भी अपन एफसीआरए की अगर तुम लोगों ने बैलेंस शीट भी बनाई होगी तो उसमें देख लिया होगा कि 20% अपन जो एक्सपेंडिचर्स रेस्ट्रिक्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, वो 20% से ज्यादा जो टोटल रिसीट है उसका 20% से ज्यादा उसमें खर्च नहीं हो. टोटल एक्सपेंडिचर का रिसिप्ट तो मेरी ज्यादा हो सकती है, लेकिन हो सकता है इस साल मैंने स्पेंड ही नहीं करा, तो वो 20% से ज्यादा के एक्सपेंडिचर मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर में खर्च नहीं हो. इसमें एक्सेप्शन जो इन्होंने दिए स्पेसिफिकली एग्जांपल से दो चीजें इन्होंने डिफाइन करी है. जैसे एक तो मेडिकल के लिए हॉस्पिटल अगर अपन रन कर रहे हैं उससे, तो हॉस्पिटल के केस में डॉक्टर्स की सैलरी वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर में नहीं होगी. सिमिलरली जो स्कूल या कॉलेजेस है, स्कूल के केस में, एजुकेशन के केस में ट्यूटर की सैलरी उसमें कवर नहीं होगी. तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर को अपने को बाइफरकेट करना पड़ेगा. पहले ये लिमिट 50% की थी, अब इसको 20% कर दिया इन्होंने रेस्ट्रिक्टेड. Okay. Now I will be covering about what are speculative activities. हमने अभी सेक्शन 8 में पढ़ा था कि ठीक है speculative activities यूज करना, more than 20% administrative expenses में डिफरेंट नहीं करना. Now what are speculative activities? Speculative activities मतलब any investment in which there is a risk of appreciation and depreciation, like shares. Shares में हमें risk of appreciation depreciation दोनों होता है, तो it is termed as speculative activity. Second, scheme that promises high return, that is mutual fund etc. वगैरह होते हैं, ये always promise high return, तो हमें इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना. Now here to one other thing, that is debt based secure investment होता है ना, that is not to be treated as a speculative nature because debts are generally secured and are treated as a risk free asset. तो उसको है ना, उसका लॉजिक ये हुआ कि जब वो रिस्क फ्री एसेट्स है ना, तो इसलिए ना डेट बेस्ड जितने भी इन्वेस्टमेंट रहेंगे ना उनको हम ट्रीट नहीं करेंगे कि है ना दे आर स्पेकुलेटिव एक्टिविटी. Now whatever investments we are doing, for example in debt based secure investment we are doing, so for those investments we have to maintain a register and that register shall be presented for audit. This is what rule 4 says. Okay. Now moving towards section number 9, that is power. स्पेसिफिकली एफसीआरए का फंड जो है जनरली लोग जो रखते हैं वो एफडी के फॉर्म में रखना पड़ेगा अल्टीमेटली, या फिर डेट सिक्योरिटीज के फॉर्म के अंदर. तो एफडी जो उससे जो इंटरेस्ट आएगा वो आईएनआर में होगा, लेकिन उसका एक्सेप्शन दे रखा है कि उसको टू बी कंसीडर्ड एज फॉरेन करेंसी ही समझा जाएगा. जो एफसीआरए के ऊपर जो भी ब्याज आएगा वो एज इट इज वो इंटरेस्ट फॉरेन करेंसी का ही माना जाएगा. अच्छा, इसमें एक और चीज जो 2020 से जो करा इन्होंने वो कर दिया कि अब पहले कोई भी बैंक एफसीआरए अकाउंट खोल सकता था, लेकिन अब इन्होंने केवल एक एसबीआई की एक पर्टिकुलर ब्रांच जो न्यू दिल्ली में है, पार्लियामेंट स्ट्रीट ब्रांच,
केवल उसी को ही ऑथराइज करा है। कोई भी पूरे ऑल ओवर इंडिया जितने भी FCRA रजिस्टर्ड ट्रस्ट है उनको मैंडेटरीली उसी बैंक में अकाउंट खोलना पड़ेगा, डेजिग्नेटेड FCRA बैंक अकाउंट, वो अकाउंट वहीं पे ही खुलेगा। उसके बाद अगर आपको यूटिलाइजेशन पर्पज से अगर अकाउंट खोलना है तो यूटिलाइजेशन पर्पज वाला जो अकाउंट है वो आप कहीं पे भी खोल सकते हो, किसी भी बैंक में खोल सकते हो, लेकिन उसकी इंटीमेशन MHA को जाएगी। उसके लिए फॉर्म फाइल होता है, फॉर्म पर्टिकुलर 6C जो फॉर्म है वो फॉर्म फाइल होगा। Now moving towards section number 9. Section number 9 is power of CG to prohibit receipt of foreign contribution in certain cases. यहाँ पे ना CG की पावर जो है ना वो डिफाइन की गई है कि CG अपनी पावर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अंदर क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन रिसीट लेगा, कौन कौन नहीं लेगा, वो सब पता रखा है। तो सबसे पहले अपन जाएंगे, सबसे पहले बोलते हैं प्रोहिबिट पर्सन नॉट स्पेसिफाइड सेक्शन 3। सेक्शन 3 वाले पर्सन तो स्पेसिफिकली बाय एक्ट प्रोहिबिटेड है। यहाँ पे सेक्शन 9 बोलते हैं कि सीजी कुछ पर्सन ऐसे बता सकती है जो सेक्शन 3 में कवर नहीं है, जो कि ना प्रोहिबिटेड है, दे शुड नॉट रिसीव एनी है ना फॉरेन कंट्रीब्यूशन। या फिर अदर पर्सन देन सेक्शन 6 शैल ऑब्टेन प्रायर परमिशन। वो ये बोल सकती है कि यार ठीक है, सेक्शन 6 में 6-7 लोग थे, उनको तो प्रायर परमिशन लेनी है। अब सीजी बोल रहे हैं कि नहीं, मैं भी बताऊंगा कुछ लोग जो कि है ना सेक्शन 6 के अलावा जिन लोगों को है ना प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉरेन हॉस्पिटलिटी लेने से पहले, तो सीजी इसमें वो चीज बता सकता है। सीजी रिक्वायर कर सकता है पर्सन नॉट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 11। वो सेक्शन 11 में जो पर्सन स्पेसिफाइड नहीं है, सीजी उनको बोल सकता है कि यार तुम मुझे ना डिटेल्स दोगे कि अमाउंट ऑफ FCRA रिसीव्ड, सोर्स क्या था उसका मैनर क्या था, जिसे जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया उससे यूटिलाइजेशन का तुम्हारा मैनर क्या था। या फिर ना पर्सन अदर देन 11(1) टू ऑब्टेन प्रायर परमिशन बिफोर एक्सेप्टिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन, दैट इज उनको ना ये बोल सकते हैं। या फिर कि मैनर वैनर तो छोड़ो, तुम है ना मेरे को परमिशन भी तुम मुझसे पहले लोगे बिफोर रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। then we'll be covering person not specified in section 6 to furnish receipt of hospitality source manner। या फिर जो सेक्शन 6 में कवर नहीं है उनको भी बोल दिया कि तुम है ना मेरे को ये चीजें बताओगे, क्या रिसीट ऑफ हॉस्पिटलिटी तुमको कितनी मिली, उसका सोर्स क्या था और उसका मैनर क्या था, वो चीजें बोल सकते हैं कि तुम मुझे ये सब भी बताओगे। now it is covering an exception। now we have an exception for it कि सीजी ऐसे नहीं है हॉस्टाइल तरीके से बोल देगा कि नहीं यार मैं चाहता हूं कि आज से ना तुम पे ये रेगुलेशन लग जाए, या तुम है ना हॉस्पिटलिटी रिसीव नहीं कर सकते, या तुम मुझे ना कोई डिस्क्लोजर दोगे, या मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा, ऐसा कभी नहीं होता है ना। नो प्रोहिबिशन अनलेस सीजी सेटिस्फाइड दैट एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन इज लाइकली टू अफेक्ट प्रेजुडिशियली हार्मनी, इंटीग्रिटी, इलेक्शन, पब्लिक इंटरेस्ट या फ्रेंडली रिलेशन। दैट इज अगर इसको वेग टर्म में बात करूं मैं, तो कोई भी अगर ना तुम्हारे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने से कोई भी है ना कंट्री के अफेयर्स के अंदर कोई भी मैनिपुलेशन होता है या कोई भी है ना प्रॉब्लम होती है, तो फिर है ना सीधे तुमको मना कर देगा। क्या बोला, यू आर द पर्सन हु इज है ना हु हैव टू बी आइदर डिस्क्लोजर और इज नॉट अलाउड टू रिसीव एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन। नाउ वी विल बी गोइंग टू सेक्शन नंबर 10। सेक्शन 10 इज पावर टू प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ करेंसी रिसीव्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दैट। इसमें भी ना सेक्शन 9 का जैसे छोटा सा एक्सटेंशन है, वो है ना सीधा सीधा कुछ ये बोलता है कि अगर सीजी को लगता है कोई भी आर्टिकल, सिक्योरिटी, करेंसी हमें कुछ भी मिल रहा है ना, बट वो जो रिसीव किया है सामने वाले ने वो कॉन्ट्रावेंशन टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट किया है, तो है ना उस पर्सन को मना कर देगा कि यार बोला यू आर नॉट अलाउड टू है ना रिसीव एनी ना फॉरेन कंट्रीब्यूशन। दैट्स ऑल अबाउट ऑल सेक्शन 10। थैंक यू। Now, chapter 3 of the Act is all about the registration process. Section 11, registration of certain persons with CG. No person having a definite culture or economic, educational, religious or social program, he shall accept foreign contribution unless he obtains a certificate of registration. इसमें 5 एक्टिविटीज जो है ना, जो तुम लोग इसमें देख रहे हो, कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस और सोशल, ये 5 एक्टिविटीज के लिए रजिस्ट्रेशन मिलता है अपने को FCRA के अंदर। इनमें से 5 में से कोई ना कोई एक एक्टिविटी तुम लोगों को वो करनी पड़ेगी। सपोज आपको स्कूल चलाना, रन करना, तो एजुकेशन के अंदर आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। मेडिकल से रिलेटेड अगर आपको चाहिए तो सोशल से उसमें मिल जाएगा, प्लस ये अपने जो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर अपने को चाहिए तो इकोनॉमिक से रिलेटेड उसमें मिल जाएगा। तो इस तरह की जो 5 एक्टिविटीज हैं उनमें से कोई ना कोई एक में तुम लोगों को डेफिनेशन के अंदर फॉलो होगा पर्सन, और उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन में मिलेगा। Now, if any person is not registered with the CG, he can accept foreign contribution only after obtaining prior permission of CG, and church shall be valid for the specific purpose या फिर specific source जहाँ से वो accept हुआ है, उसको prior permission लेनी पड़ेगी। एरिया जहाँ पे वो accepted और utilized है, the purpose
जिसके लिए यूटिलाइज किया फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड सोर्स फ्रॉम व्हिच इट इज एक्सेप्टेड. इसमें एक चीज है, ये प्रायर परमिशन दो कॉन्सेप्ट है. एक तो हो गया प्रायर परमिशन का और दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया परमानेंट रजिस्ट्रेशन का. सपोज मेरे को फंड आना है और मेरे को रजिस्ट्रेशन के लिए जो टाइम पीरियड चाहिए वो उतना टाइम है नहीं, तो मैं प्रायर परमिशन के लिए एक बार कॉल कर दूंगा तो प्रायर परमिशन का मेरे को टाइम मिल जाएगा. उस टाइम पीरियड में मेरे को पैसा मंगा के उसको स्पेंड कर देना है. तो हो सकता है सिंगल टाइम आपको एक बार ही पैसा आना हो और अपना काम कर देना. उसके बाद आपको चाहिए कि नहीं कंटिन्यू अपना रजिस्ट्रेशन जब भी होगा तो 5 साल का होगा रजिस्ट्रेशन, तो 5 साल के लिए जैसे ही फाइल होगा तो 5 साल तक तुम लोग वैलिड हो फॉरेन करेंसी एक्सेप्ट करने के लिए, डोनेशन लेने के लिए. तो दो कॉन्सेप्ट है, एक तो प्रायर परमिशन का और एक हो गया परमानेंट रजिस्ट्रेशन का. तो दोनों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन है. प्रायर परमिशन के लिए अलग फॉर्म है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अलग. Now, based on the available information, if CG has reasonable grounds to believe that the person who has been granted permission is found guilty or has contravened the provisions of this act, then the unutilized or unreceived amount shall not be utilized without the approval of CG. Now, forms for application. If an application for certificate of registration shall be made in FC3A, and for obtaining prior permission, application shall be made in Form 3 FC3B with an affidavit executed by each office bearer. Now, Form FC3A. This is Form FC3A, which ये is जब तुम लोग जो अपन ने दर्पण आईडी जो डिस्कस करी ना, फर्स्ट नंबर पे जो दर्पण आईडी लिखा होगा, फर्स्ट वहीं पे नंबर के जस्ट नीचे. This form includes the expenditure which is incurred in the last 3 years towards the activities for which the registration the applicant has applied for the registration. It includes the details of applicant and details of registration, name of the act, name, date, place of registration, and PAN number. What is the nature of person or associate? That were the 5 points: religious, cultural, economic, educational, and social. वही जो एक्टिविटीज अपन ने डिस्कस करी वो 5 एक्टिविटीज इसमें ऑलरेडी दी हुई है. 5 में से आउट ऑफ दीस 5 वन हैज सिलेक्टेड, 1 और 2, मोर देन 1. पांचों में भी कर सकता कोई पर्सन. अगर 5 एक्टिविटीज करनी तो पांचों में कर सकता है. मिनिमम एक सेलेक्ट करनी. Next point, it includes that what are the main aims and objectives of the person or the association. Next point is details of the office bearers or directors or other key functionaries of the person associate. And if any of the above person is a foreigner, then it also includes PIO or OCI card holder, that is person of Indian origin or overseas citizenship of India. Then the amount of fees paid towards that form. Another point, whether the applicant person or associate, that is a branch unit or associate of foreign based organization. Then it also includes details of FCRA account which is opened in the New Delhi branch, New Delhi main branch. And it also includes if the applicant has been granted prior permission to receive foreign contribution before certificate of registration, then date and submission. And it also includes ये कुछ डिक्लेरेशंस है जो अपने को देनी है कि ये पर्सन है जो पहले कभी मना कर दिया है, पहले कभी एप्लीकेशन फाइल करी, वो सब चीजें इसमें दी है. And it also includes declaration and undertaking that the information is true and correct. Next, now, as per Rule 9A of Foreign Contribution Rules, where prior permission is being obtained for receiving foreign contribution of more than 1 crore, then CG may permit receives an installment. However, second or subsequent installment shall be received only after utilization of 75% of the contribution in previous installment and after the field inquiry of such installment. Next, Section 12, grant of registration. पहले वाला वो समझ में आ गया कितना परसेंट स्पेंड करना है. First installment. But here is the procedure for obtaining the certificate of registration or prior permission to accept or receive foreign contribution. First, open FCRA account. FCRA account shall be opened in the SBI New Delhi main branch, and he may open 1 or more accounts in any bank for utilizing the foreign contribution after receiving an FCRA account, and he shall intimate the Ministry of Home Affairs within 15 days in Form FC60. Now, after opening FCRA account, he shall file relevant form. Either there is certificate of registration in Form FC3A
or prior permission in Form FC3B. The prescribed fees for Form FC3A is 10,000 and FC3B is rupees 5,000. Then he shall upload the signed application with the signed document as specified by CG. And if CG is of the opinion that all the conditions are satisfied, then it shall grant certificate within 90 days. And if not, and if more than 90 days, then it shall communicate the reasons. Now, what are the conditions for the grant of certificate of registration or prior permission? The conditions are: applicant is not fictitious or benami, or is found guilty, or has done any diversion of funds. He has contravened any provisions of this act or prohibited from accepting foreign contribution. He is using foreign contribution for personal gains or indulging in any activity from one religious faith to another. Second condition, he has undertaken reasonable activity in its chosen field for the benefit of the society. He has prepared a reasonable project for the benefit of the society. If applicant is individual, then he has neither convicted under any law. And if he is other than individual, then none of its directors or office bearers have been convicted under any law or prosecution is pending against them. Next condition is acceptance of foreign contribution is not likely to affect prejudicially the integrity of India, the security, strategic, scientific, or economic interest of the state, either in public interest and freedom or fairness of election to any legislature. Acceptance of foreign contribution shall not lead to incitement of any offense and shall not endanger the life or physical safety of any person. Now, as per section 12A, CG may require the person who is seeking prior permission or making application for certificate of registration, or either seeking renewal of certificate of registration under section 16, to provide Aadhaar number of all its bearers and directors under Aadhaar Act 2016, or copy of passport or overseas citizen of India card in case he is a foreigner. Next, how to open FCRA account. Here is a SOP of how can we open FCRA account. An entity which seeks to receive the foreign contribution, he may approach the SBI branch for submitting the complete documents and information in account opening form for opening FCRA account at New Delhi main branch. He shall receive an acknowledgement in this regard from the account opening form accepting branch. The applicant shall collect the account opening form physically, or he can file it electronically on the website and submit the duly filled up form along with the mandatory KYC documents which are required for opening the account. Now, the entity can maintain their existing FCRA accounts for keeping or utilization purposes. And then the New Delhi main branch will intimate to the applicant entity the details of FCRA account so opened within 3 working days from the date in which PS sent the documents of duly verified scanned copies and KYC documents. Now, the account opening form accepting branch of would scrutinize the form and the KYC documents and email the verified documents to SBI, New Delhi main branch, within 3 working days. And the branch shall confirm to the applicant entity through an email regarding receipt of account opening form and other documents within 1 working day. Section 13, suspension of certificate. What are the circumstances in which the certificate is suspended? CG, while consideration the cancellation of certificate on any grounds, if satisfied that it is necessary to suspend the certificate, then it may provide order in writing to suspend the certificate for a period of 180 days or such for the period not exceeding 180 days. What consequence of suspension are that the person or the entity shall not receive foreign contribution during suspension, and CG may allow on application on receipt of foreign contribution with specified terms and conditions. And the person or entity shall utilize foreign contribution in custody only with prior approval of CG. Now, Rule 14. Suspension अगर एक बार हो गया तो उस केस में फिर उसको फंड रिसीव नहीं कर सकता वो जिस पीरियड में सस्पेंडेड रहा उसका रजिस्ट्रेशन वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार वो उस पीरियड के अंदर कई बार पैसा आता है ऑटोमेटिकली मतलब सामने वाले से मंगवा लेते हैं वो उस चीज का ध्यान रखना है अदरवाइज वो हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. Now,
Rule 14 of Foreign Contribution Rule 2011 tells us about how the उसको उसका प्राइम परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, इंटीमेट करना पड़ेगा. Rule 14 tells us about how foreign contribution will be utilized. Up to 25% prior approval of CG will be there, and remaining 75% it shall be utilized only when suspension will be revoked. केवल 25% तक ही है, वो भी लिमिट है की तरह. And only with prior approval. Section 14, cancellation of certificate. CG may, if he is satisfied that after making such inquiry as he may deem fit, by an order, cancel the certificate if it is necessary in public interest, the applicant or the entity has made any incorrect or false statement, he has violated any of the provisions of this act, he has become defunct or ceased to exist, and violated any terms and conditions of the certificate or renewal there. No order of cancellation shall be made unless the person has been given a reasonable opportunity of being heard. Any person whose certificate has been cancelled shall not be eligible for registration or grant of prior permission for a period of 3 years from the date of cancellation of such certificate. Section 14(8) tells us about the surrender of certificate. Person may make an application to CG to surrender certificate of registration in form FC7. CG shall make, after then CG shall make an inquiry and satisfy itself that no contravention has been made under this act, and management of foreign contribution or asset created out of such foreign contribution vests with the authority. If CG is satisfied that all the conditions are satisfied, then it shall permit the surrender of certificate. Section 15 tells us about the management of foreign contribution of person whose certificate has been cancelled. Where certificate of registration of person is cancelled or surrendered, foreign contribution of or asset created out of such foreign contribution shall vest with the prescribed banking authority. And what is the role of such authority? The role of the authority is that it shall manage the activities of such person as CG may direct, and utilize the foreign contribution or dispose assets if adequate funds are not available for such activity. अगर किसी का एक बार सस्पेंड हो गया, सरेंडर हो गया या कैंसिल हो गया रजिस्ट्रेशन, तो जो भी असेट्स उस ट्रस्ट में वेस्ट कर रही है, वो असेट सारी उस सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें कवर में चली जाएगी. उसके बाद वो डायरेक्शन देगा, बैंकिंग अथॉरिटी जो इसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, वो डायरेक्शन देंगे, उसके हिसाब से वो उसका यूटिलाइजेशन वो लोग करेंगे. And if the person is subsequently registered under this act, then the authority shall return the foreign contribution and the assets vested upon it. Renewal of certificate, section 16. Every person who has been granted a certificate shall have certificate renewed within 6 months before the expiry of period of certificate. Now, as per Rule 12 of Foreign Contribution Regulation, every certificate of registration issued to a person shall be liable to be renewed after the expiry of 5 years from the date of its issue by making an application to CG in form FC3, accompanied with an affidavit of the office bearers with 6 months. Every person seeking renewal, he shall open an FCRA account and mention details of account in application. An application shall be accompanied by fees of ₹5,000, which shall be paid through payment gateway, which will be specified by CG. No person whose certificate has ceased to be exist shall either receive or utilize foreign contribution unless the certificate is renewed again. If no application of renewal received, then certificate of registration shall be to have ceased from the date of completion of period of 5 years from date of grant of certificate of registration, and the amount of unutilized foreign contribution in the FCRA account, it shall vest with the prescribed authority until the certificate is renewed again or fresh certificate is granted. Now, Chapter 4 deals with accounts, intimations, audit, and disposal of assets. Section 17. Foreign contribution through schedule. Foreign contribution shall be received only in account that is designated as FCRA account by the bank, which shall be opened for remittances of the foreign contribution with SBI New Delhi, that is main branch. And for the purpose of holding and utilizing such foreign contribution received, one or more FCRA accounts or multiple normal accounts can be opened thereafter. No funds other than foreign contribution shall be received or deposited in any such account. Now,
The bank that is SBI. ये That important है, no funds other than foreign currency. फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अलावा और कोई फंड्स जो है इन अकाउंट्स के अंदर जो एफसीआरए का डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट है प्लस यूटिलाइजेशन अकाउंट है. नो अदर फंड्स विल बी डिपॉजिटेड इन एफसीआरए अकाउंट्स. the bank that is SBI New Delhi branch or scheduled bank with which FCRA account is opened shall report to CG within 48 hours any transaction with respect to receipt or utilization of such foreign contribution, whether granted a certificate of registration or has been given prior approval. Section 18, intimation. Every person granted a certificate of registration or given prior approval and receiving foreign contribution shall intimate to CG that what is the amount of foreign contribution received, what is the source and manner of receipt from which foreign contribution is accepted, and what is the purpose and manner for which the foreign contribution will be utilized. And every person receiving foreign contribution shall submit a copy of statement indicating the particulars of foreign contribution received, duly certified by the officer of bank or authorized person in foreign exchange, and furnish the same to CG along with intimation. Now, as per Rule 17, every person who receives foreign contribution under the Act shall submit a signed report certified by a chartered accountant in Form FC4. FC4, this is the Form FC4 which includes the details of receipt of foreign contribution, when foreign contribution is received, year of commencement, what is the income during year, and it also gives donor-wise details of foreign contribution received from persons. Now, next is details of utilization of foreign contribution, how the foreign contribution is utilized, what was the previous balance received during the year and utilized. Then the details of fresh assets which are taken and total utilization of foreign contribution. It also includes foreign contribution transferred to other person or association with effect from operation of foreign contribution regulation amendment. Then it also includes what are the details of the unutilized amount of foreign contribution that is left and balance of unutilized foreign contribution at the end of the year. It includes details of land and buildings that remain unutilized for a period more than 2 years. And next is details of FCRA account from which the foreign contribution is received, and details of another multiple accounts which are used. It includes details of utilization and includes certain conditions that whether any foreign contribution has transferred to FCRA registered association or from FCRA contribution is received to whether received to any non-FCRA registered association. These are the related conditions, and then there is a declaration that whether the information that is given by the person or entity is true and correct, and it is duly certified by the chartered accountant that he has audited the accounts of the such person or entity and the information is true and fair. Next, every person who receives foreign contribution, he shall make an application in details. He shall give the details in Form FC4 along with income and expenditure statement, receipt and payments account, and balance sheet for every within 9 months from close of financial year. And the Form FC4, which is the annual return, it shall reflect the foreign contribution received in exclusive bank account and includes the details in respect of funds transferred to other accounts. If the foreign contribution relates to articles of securities, the intimation shall be submitted in Form FC1 and Form FC4 to be accompanied by bank statement duly certified by officer of such bank, and the such statement shall be preserved for 6 years. This report to be furnished even if no foreign contribution is received. Section 19, maintenance of account. Every person who has been granted a certificate or has been given prior approval, that is in Form FC3B, shall maintain in such form and manner as prescribed any account of foreign contribution received by him and a record as how such contribution that he has received has been utilized by him. Section 20, audit of accounts. Where any person who has been granted a certificate or given prior permission, he fails to furnish intimation under this act of furnish intimation which is not in accordance with the law,
and furnish intimation, but after inspection, CG is of the opinion that the person or the entity has contravened with the provisions of the Act, then it may order or authorize such gazette officer to audit the books of accounts of such person, and such officer has right to enter any premise at reasonable hour, that is before sunset and after sunrise, for such audit. Intimation by candidate for election, that is section 20. Every candidate for election who had received any foreign contribution at any time within 180 days immediately preceding the date on which he is duly nominated as such candidate, he shall, within 45 days of such nomination, give an intimation to CG of prescribed authority or both as to the amount of foreign contribution received by him, the source from which it is received, and what are the purpose and manner in which the foreign contribution is utilized. And these details will be given in form FC1. Disposal of assets created out of foreign contribution. Where any person who has been permitted to accept foreign contribution, he ceases to exist or has become defunct, all the assets of such persons shall be disposed of in accordance with the provisions of the Act, and in absence of such law, the CG, having regard to nature of assets created out of foreign contribution, specify that all such assets shall be disposed of by such authority as it may specify in the manner and procedure as may be prescribed. Now, next case laws will be discussed by us. Hello everyone. काफी उबासियां लेते हुए दिख रहे हैं. Till now, most of the conceptual part has been already been covered by Ayush and Ojasvi. So before just taking on case laws, I will just like to recapitulate everything that we have discussed so far. This will be brief, don't worry. So the main concept of this act का जो main concept था वो क्या था कि अपन को फॉरेन करेंसी जो फॉरेन सोर्सेज से मिल रही है उसको प्रोहिबिट करना या रेस्ट्रिक्ट करना, और ऐसा क्यों करना पड़ा? द बेसिक रीजन इज दिस कि इसमें रिस्क इतना इन्वॉल्व था कि अपनी कंट्री में सोशल अनरेस्ट हो सकता था, टेररिस्ट एक्टिविटीज की फंडिंग हो सकती थी, और जो भी फॉरेन सोर्सेज है वो एक अनड्यू एडवांटेज भी ले सकती थी. तो इन सब चीजों को रोकने के लिए बेसिकली एक्ट लाया गया. तो और इसको अगर एक सिनेरियो अपन देखें तो हमारे साथ नुहाल है. तो ये है भी इन्वेस्टर, कंसिडरेड एज फॉरेन कंट्रीब्यूटर और फॉरेन इन्वेस्टर. तो नेकी का काम ये करते रहता है बहुत, और पैसे की कमी इनके पास है नहीं. तो और एक तरफ हमारे साथ वैभव पिपलानी, पैसे की कमी इनके पास भी नहीं है और नेकी तो ये भी करते रहते हैं. पर इन दोनों में जो डिफरेंस क्या है, नुहाल है हमारे खानदानी रईस और पिपलानी जो है अभी रिसेंटली एक नए आईपीओ खुले तो अभी नए रईस बने. तो हमारे जो नुहाल जी हैं इनका काम है साफ सुथरा पूरा. इनका मोटिव यही है नेकी कर दरिया में डाल. और कृपलानी जी ऐसे और इनका मोटो क्या है, नेकी का दिखावा कर और पूरा दरिया ही अपने नाम कर ले. तो बेसिकली और सेंट्रल गवर्नमेंट हम ले सकते हैं, कमलेश सर साथ में बैठे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नजर सब पे है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नजर सब पे है, तो कृपलानी पहले से उनकी नजर में है. तो ऐसे इन्वेस्टर से बचने के लिए कि इन्होंने सेक्शन 3 लेके आए सेंट्रल गवर्नमेंट, और उन्हें ऑलरेडी प्रोहिबिट कर दिया जो अपन देखा पॉलिटिकल पार्टी है. नमस्कार, जब निको भी आए थे टैब होना चाहिए स्विच करने के लिए कि एक उससे हम क्लास करेंगे. कमलेश और जस्ट ये म्यूट हो गया है स्पीकर. यस सर कर रहे हैं. हाँ, इसको अनम्यूट करो. और ये अनम्यूट होए उससे पहले
जिस तरीके से वैभव एक्सप्लेन कर रहा है, आई थिंक एक ह्यूमर के साथ में ही हमें कोई भी प्रेजेंटेशन करना चाहिए. तो कॉम्प्लीमेंट टू वैभव, एंड वी शुड ऑल क्लैप फॉर हिम दैट जिस तरीके से इसने ह्यूमर के साथ में एक्सप्लेन किया है. बट खास बात यह है कि अभी आईपीओ में अलॉटमेंट किसी के नहीं आ रहे हैं, सब लोग को कितना नहीं आया सर? है. किसका आया? वैभव का आया है? नो सर. अच्छा अच्छा, ठीक है, उससे बात करनी पड़ेगी. हाँ, तो हम थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नजर सब पे पहले से है, तो इसलिए उन्होंने पहले ही ऑलरेडी सेक्शन 3 के अंदर प्रोहिबिट कर दिया पॉलिटिकल पार्टीज को, गवर्नमेंट के जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर में जो बैठा है, जो कि जिससे आप अनड्यू एडवांटेज ले सकते थे, या फिर जो प्रिंट मीडिया में है, या फिर ऑडियो या ऑडियो विजुअल मीडिया के अंदर है, जो कि एक साथ पूरे नेशन वाइड कवर कर सकते हैं, कोई भी न्यूज फैला सकते हैं. तो ऑलरेडी इनको प्रोहिबिट कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने टू एक्सेप्ट द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन. सेकेंडली, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, उस पर भी इन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए फॉर द सेम रीजन. अभी अपन ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, इनको तो बैन कर दिया, बाकी और भी तो तरीके हैं जिनसे ये एक्टिविटीज हो सकती है. तो कमलेश भैया है, उनसे कभी कुछ छूटता नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कभी कुछ छूटता नहीं है. तो ऑलरेडी इन्होंने लिया है एक तो सेक्शन 5 और सेक्शन 9 टू सेफगार्ड देमसेल्फ. सेक्शन 5 कवर करता है अगर कोई ऐसा है जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, बट दैट वर्क्स लाइक अ पॉलिटिकल नेचर ओनली, तो उनको बैन कर दिया है. एंड सेक्शन 9 के अंदर एक बहुत लार्ज पावर अपने पास रख लिया कि वो और भी किसी से भी कुछ भी डिस्क्लोजर्स मांग सकते हैं या उनको प्रोहिबिट भी कर सकते हैं. सो दैट वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एक्ट. नाउ मूविंग ऑन एंड टेकिंग ऑन द केस लॉज. Now, purpose for taking the case laws in between is just like the case laws are all related to the section so far we have studied now. So, case law 1, Association for Democratic Reforms versus Union of India. So, first disclosing the facts of this case. The petitioner filed writ petition in public interest asserting that there was a blatant violation of Foreign Contribution Act 1976 by political parties, which included the respondent number 3 and respondent number 4. The petitioner relied upon the annual report of Vedanta Resources, a company incorporated under the Companies Act 1985 and registered in England and Wales, and also the annual report of Sterlite, a company registered in India under the Companies Act 1956, evidencing donation made by Sterlite to political parties in India. The petitioner also referred to a company CESA, which was incorporated in India under the Companies Act 1956, but controlling shareholding whereof was owned by Vedanta Resources. The said company had also made donations to political parties. The petitioner stated that Vedanta owned 55.1% of the issued share capital of Sterlite. The petitioner conceded that Anil Agarwal, an Indian national and a citizen of India, held more than 50% issued share capital of Vedanta Resources. So now in this case, basically अपन को ये बताया गया है कि जो petitioner है, उसने एक petition फाइल की against the political parties who have accepted the foreign contribution from these two companies, Sterlite and CESA. Sterlite and CESA both are Indian companies incorporated under the Companies Act 1956, but जो उनका these are the subsidiaries of the Vedanta Resources, and Vedanta Resources is a company registered in England and Wales. So ये है अपनी foreign entity है Vedanta Resources, उसकी दो subsidiaries है. These are also considered under the definition of foreign sources. तो political parties ने इनसे अपना foreign contribution receive किया, उसके regarding अपना case law है. So points to be considered here is whether first the Vedanta Resources should be considered the foreign company or not. Reason for that is कि 55.1% जो है issued share capital वो है Indian citizen के पास में. सेकेंड थिंग कि अगर वो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन के अंदर आ जाती है तो
जो उसके सब्सिडीज है वो भी डेफिनेशन में आ जाएगी फॉरेन सोर्सेज के, और ये हो जाएगा प्रोहिबिशन ऑफ लॉ. So let's see the decision made by the court. It is evident that Section 2, subsection 1, clause E of the Foreign Contribution Regulation Act 1976 proposed of treats foreign company within the meaning of Section 591 of the Companies Act 1956, its subsidiaries and multinational corporation as a foreign source for the act. तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में अपन को कहीं इसका फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन नहीं दिया गया है, बट इट सेज की जो सेक्शन 591 ऑफ कंपनीज एक्ट का डेफिनेशन है वो इस पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा. एंड एज वेल एज उसकी जो सब्सिडीज है या और मल्टीनेशनल कंपनीज है वो भी फॉरेन सोर्स की डेफिनेशन के अंदर कवर हो जाएगी. और अभी सेक्शन 591 क्या कहता है कि कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया which after the commencement of this act establish a place of business within India, and companies incorporated outside India which have before the commencement of this act establish a place of business within India and continue to have an established place of business within India at the commencement of this act. तो ऐसी कोई कंपनीज जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड हुई है और इस एक्ट के बाद में कमेंस होने के बाद में उनका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया के अंदर, या फिर इस एक्ट के कमेंस होने से पहले उनका कोई एस्टेब्लिश प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया के अंदर, तो वो अपनी फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन में आ जाएगी. सेकंड चीज इसमें जो है कि एक इसका सबसेक्शन सेकंड भी है जो ये बोलता है कि अगर किसी इंडियन सिटीजन के पास में किसी फॉरेन कंपनी का मोर देन 50% अगर स्टेक है तो उसके ऊपर वो सारे लॉज भी एप्लीकेबल हो जाएंगे जो इंडियन कंपनीज के होते हैं. और उसका मतलब ये नहीं कि वो फॉरेन कंपनी नहीं रह जाएगी, उसमें फॉरेन कंपनीज वाले रेगुलेशन एज वेल एज इंडियन कंपनीज वाले रेगुलेशन दोनों एप्लीकेबल हो जाएंगे. तो the nationality of company is determined exclusively on the touchstone on the citus of its incorporation, and there exists a profusion of judicial authorities to this effect. The nationality of its shareholders or directors have no bearing upon the nationality of the company. The company being a distinct juridical entity having an existence independent of its constituents. तो यहाँ पे सेम बात कही हुई है कि अगर उसके डायरेक्टर्स या ओनर्स किसके सिटीजन है वो मैटर नहीं करता, तो कंपनी का इनकॉर्पोरेट हुई है अगर इंडिया के बाहर हुई है तो वो फॉरेन कंपनी ही कहलाई जाएगी. So it is not disputed by the respondents that more than 1/2 of the nominal value of the share capital of Sterlite and Sesa is held by Vedanta. तो रिस्पोंडेंट्स जो अपने थे पॉलिटिकल पार्टीज उनका भी ये एग्रीमेंट था कि हाँ वेदांता के पास शेयर कैपिटल और दोनों कंपनीज का कंट्रोल है, सेसा और स्टरलाइट का. And Vedanta is a corporation incorporated in a foreign country or territory within the meaning of Section 2(1) of the Foreign Contribution Regulation Act 1976. Therefore, this leads to the irresistible conclusion that the present case is also squarely covered under the Section 2(1) of the Foreign Regulation Act 1976. तो जो कोर्ट का डिसीजन यही था कि वो फॉरेन कंपनी मानी जाएगी और जो उसके दोनों सब्सिडीज है वो भी फॉरेन सोर्स माने जाएंगे, और दिस इज द प्रोहिबिशन ऑफ दिस एक्ट, और उन पे सारी प्रोसीडिंग्स की जाएगी. किसी को कुछ डाउट इस केस स्टडी के अंदर? ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट केस स्टडी. केस लॉ सेकंड, डॉक्टर आर.एन. गुप्ता, टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. So facts of this cases are: the petitioner was running various colleges at Delhi, Gurgaon, and Agra since 1994. It claimed that it had been established for a charitable purpose and therefore was granted registration under Section 12A of the Income Tax Act 1961 by the Office of the Commissioner of Income Tax, Agra. The petitioner had also been granted approval under Section 80G of the Income Tax Act. The petitioner submitted an online application to the respondents for registration under the FICRA. The said application was rejected by the impunged communication dated 1st August 2014 on the ground that the organization was functioning on the commercial basis for personal gains. The petitioner filed a writ petition captioned Dr. R.N. Gupta Technical Education Society versus Union of India, which was disposed of on the statement made on behalf of the respondent that the petitioner's representation dated 25th August 2014 would be responded to within a period of 2 weeks from the said date. Thereafter, the respondent sent a communication dated 7th December 2015, once again rejecting the petitioner's request for grant of registration on the ground that the petitioner was found to be purely working on commercial basis for personal gains. Now, present condition of this case law is that on writ. So basically facts अपने ये बताते हैं कि एक अपना आर.एन. गुप्ता टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी है
जो कि चैरिटेबल पर्पस के लिए काम कर रही है एंड इज ऑल्सो रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 12 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, और जो सेक्शन 80G है उसके अंदर भी ये कवर्ड है। एंड उसने उसने अप्लाई करा फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द फिक्रा एक्ट, बट द मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स denied that application on the grounds that they are purely working on commercial basis for personal gains. So what are the conclusions on this case studies are, in the instant case, the registration under section 12(1) of the FICRA is sought to be denied on the ground as stated in section 12(4) of FICRA. In other words, the respondent is not satisfied that the foreign contribution is not likely to be used for personal gains. तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट ने इसको डिनाई कर दिया क्योंकि उनका ये मानना था कि वो पर्सनल गेन्स के लिए यूज किए जाएंगे फॉरेन सोर्सेज, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस रेदर देन फॉर community gain or for welfare purpose. So now there is no dispute that the petitioner is society registered under the Society Registration Act 1816 and has been registered under the section 12A of the Income Tax Act. Now अब हमको सबको पता है ऑलरेडी कि कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 12A में रजिस्टर्ड है और उसका 80G का लाइसेंस है तो श्योरली वो उसको ऑडिट कराना मैंडेटरी है। सेकंड थिंग, वो चैरिटेबल पर्पस के लिए ही काम कर सकता है वरना उसका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाएगा। But however, despite being called पर ये अपना फिक्रा एक अलग है, तो इसके अगर स्टिल अगर गवर्नमेंट के पास अगर कोई सॉलिड प्रूफ हो कि हाँ ये पर्पस जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलेगा वो आपका पर्सनल गेन के लिए यूज हो सकता है, ऑन दैट ग्राउंड स्टिल दैट एप्लीकेशन कैन बी रिजेक्टेड। But however, despite being called upon, the respondent have been unable to show any material whatsoever which would justify such a conclusion. It is apparent from the above that the impugned order has been passed without any material except a bar report, which inter alia states that it is learned that the colleges are run on purely for commercial purposes for personal gains of the office bearers. तो पर गवर्नमेंट का ऐसा कुछ मटेरियल सपोर्ट कुछ था नहीं, ना कुछ डॉक्यूमेंट था, ना कुछ प्रूफ था जिससे वो इसको एविडेंट कर पाए कि उसका जो मेन मोटिव है वो पर्सनल गेन है। सो दिस वाज नाउ, और इसी बेसिस पे उसका जो फेवर में गया, जो अपना सोसाइटी थी, ये डिसीजन उसके फेवर में गया। नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन 23. Now till now we have all covered the conceptual and procedural sections. Now we are covering the regulatory sections. Inspection of accounts or records. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन वो इस एक्ट के कॉन्ट्रावीनिंग कुछ काम कर रहा है तो इट कैन ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन टू एनी ऑफिसर अथॉरिटी, और जो ऑफिसर और अथॉरिटी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी है वो इंस्पेक्ट कर सकता है इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स within the office hours or say after sunrise and before sunset. Now section 24, seizure of accounts or records. If inspection के बाद में अगर उस ऑफिसर को लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रावेनिंग द एक्ट हो रहा है तो वो जो भी अकाउंट और रिकॉर्ड्स ने वेरीफाई करे उनको सीज कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट कि वो उसको विदिन 6 months किसी कोर्ट में प्रेजेंट करने होंगे, अदरवाइज उसको वापस वो उस एप्लीकेंट को वापस करने पड़ेंगे। Moving on to section 25, seizure of article or currency or security received in contravention of the act. So, if any gazetted officers authorized in this behalf by the central government by general or special order has any reason to believe that the person has in his possession or control any article exceeding the value specified. ये आर्टिकल की यहाँ पे उसकी बात हो रही है जो अपन ने पहले पढ़ा है, गिफ्ट जो अप टू 1 लाख तक अलाउड है। तो एक्सीडिंग 1 लाख अगर कुछ गिफ्ट आपके पास है or currency or security, whether Indian or foreign, in relation to which any provision of this act has been or is being contravened, he may seize such article or currency or security. Now section 26, disposal of seized article or currency or security. तो अब कुछ सीजर तो हो गया, तो आर्टिकल क्या है, करेंसी क्या, बट उसका डिस्पोजल कैसे करेंगे उसका भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब स्टेप्स दिए हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज दैट फॉरवर्डेड टू स्पेशल ऑफिसर। ये केस जाएगा किसी स्पेशल ऑफिसर के पास, जो आर्टिकल है कुछ भी अपन ने जो चीज किया है उसका एक वो बनाएगा प्रॉपर इन्वेंटरी, एंड दिस दैट इन्वेंटरी विल बी सबमिटेड टू मजिस्ट्रेट विद एन एप्लीकेशन, एंड मजिस्ट्रेट आफ्टर दैट वेरिफिकेशन अलाउ दैट एप्लीकेशन। और जो ये इन्वेंटरी की लिस्ट है, दैट इन्वेंटरी लिस्ट जो भी किसी भी कोर्ट में अगर इसके रिगार्डिंग कोई केस कर रहा है
केस चल रहा है तो उसका प्राइम एविडेंस के रूप में फेवर में यूज हो सकता है। Now section 28 confiscation of article or currency or security obtained in contravention of the act। तो अगर कोई भी करेंसी या आर्टिकल या सिक्योरिटी इस एक्ट के कॉन्ट्रेविंग में अगर मिली है तो उसको गवर्नमेंट कॉन्फिस्केट कर सकती है आफ्टर द एडजुड कॉन्फिस्केशन ऑर्डर अंडर सेक्शन 29, जो कि हम देख रहे हैं एडजुडिकेशन ऑफ कॉन्फिस्केशन। इसके अंदर हमको बताया गया है कि अगर विद इन 10 lakhs है, 10 lakhs और अप टू 10 lakhs है तो असिस्टेंट सेशन जज इसको ऑर्डर दे सकता है, और 10 lakhs के अबव सेशन कोर्ट के पास पावर है कॉन्फिस्केशन का एडजुडिकेशन करने की। नाउ सेक्शन 31 अपील। नाउ अगर किसी भी सेशन कोर्ट या फिर कोई ऑफिसर के डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो यू कैन गिव फॉर अपील। अपील का टाइम पीरियड आपके पास है वो है 1 month का, विच कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड टू 1 month फॉर विद स्पेशल रीजंस। नाउ अगर आपके पास जो पहले आपके पास था ऑर्डर वो था सेशन कोर्ट का तो अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर, या फिर आपका कोई अदर ऑफिसर्स के अंदर था तो आप अपील कर सकते हैं सेशन कोर्ट को। नाउ एनी ऑर्गेनाइजेशन रेफर्ड टू इन सेक्शन 3 or any person or association referred to in section 6 or section 9 agreed by an order made in pursuance of section 5 or by an order of central government refusing to give permission under this act, or by an order made by central government under section 12 or section 14 may appeal before high court within 60 days from the date of such order। तो जितने भी सेक्शंस अभी हमने पहले कवर किए, सेक्शन 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, अगर इसके अगेंस्ट में किसी को भी अपील करनी है तो उस ऑर्डर के विद इन 60 डेज में हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। नाउ सेक्शन 32 रिवीजन ऑफ ऑर्डर्स बाय सीजी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सुमोटो खुद से या फिर उस एप्लीकेंट की एप्लीकेशन पे अपना जो ऑर्डर था वो रिवाइज कर सकती है, बट उसका जो खुद अगर वो रिवाइज करना चाहती है तो विद इन 1 year ऑफ द ऑर्डर, और अगर एप्लीकेशन करना चाहता है वो भी विद इन 1 year ऑफ ऑर्डर उसको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, which can be further extended with sufficient cause। Now the central government shall not revise any order where an appeal against the order lies but has not been made, and the time within which such appeal may be made has not expired, or such person has not waived his right of appeal or an appeal has been filed under this act। तो अगर ऑलरेडी ये अपील फाइल हो चुकी है या फिर उसका अभी तक टाइम फ्रेम खत्म नहीं हुआ है या फिर उसने उसका राइट है जो अपील का वेव नहीं कर दिया, तो इन तीनों केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट अपना ऑर्डर चेंज नहीं कर सकती, रिवाइज नहीं कर सकती। नाउ सेक्शन 33 to 38 कवर्स द ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। तो समराइजिंग देम, पर्सन हु नोइंगली गिव्स फॉल्स इंटीमेशंस और सीक्स परमिशन बाय मींस ऑफ फ्रॉड, false representation, etc. Penalty for this offense is imprisonment up to 6 months or with fine or both. If prohibition has been served under section 10, then 2 deals in that article, currency, security in contravention. Imprisonment up to 3 years or with fine or both. Court may also impose additional fine equal to market value of such article, security or currency. तो जहाँ अपन ने सेक्शन 10 पढ़ा था इसमें फर्दर डीलिंग के लिए बैन कर देती है, प्रोहिबिट कर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टिल आप उस आर्टिकल को या करेंसी को और सिक्योरिटी को यूटिलाइज कर लेते हो तो उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years या फिर फाइन या बोथ, और उसके बाद एडिशनल फाइन भी लग सकता है। Whoever accepts or assists any person, political party in accepting foreign contribution in contravention, penalty for this offense is imprisonment up to 5 years or with fine or both। तो और भी हमारी रिमेनिंग जो ऑफेंसेस जो पेनल्टीज हैं that are the clear cut one time thing that we can all read। सेक्शन 39 offenses by companies। तो ये सेक्शन ये बोलता है कि अगर किसी कंपनी ने कोई ऑफेंस कमिट किया है तो जो पर्सन इंचार्ज होगा वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर दैट ऑफेंस एंड शैल बी लायबल टू प्रोसीड अगेंस्ट एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली। हाउएवर इसका एक एक्सेप्शन है, अगर उसका जो भी ऑफेंस हुआ है वो उसकी नॉलेज के बिना हुआ है या फिर he has exercised all due diligence to prevent the commission of such offense। In that case जो पर्सन इंचार्ज है वो उस ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा। Now secondly, अगर कोई भी ऑफेंस हुआ है वो कंसेंट या फिर नेग्लिजेंस के हुआ है किसी डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी ऑफ कंपनी के या फिर ऑफिसर्स ऑफ कंपनी के, तो वो भी लायबल माने जाएंगे उस ऑफेंस के लिए एंड देन आल्सो बी प्रोसीड अगेंस्ट। नाउ सेक्शन 41 कंपाउंडिंग ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। ये सेक्शन बोलता है कि कोई भी अगर आपने ऑफेंस किया है
जो कि पनिशेबल है नॉट विद ओनली विद इम्प्रिजनमेंट, मतलब उसमें सिर्फ ऐसा कंडीशन है कि उसके लिए इम्प्रिजनमेंट मैंडेटरी है, वो ऑप्शनल है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा, अगर मैंडेटरी है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। So compounding of offense as stated above shall not apply to an offense committed within a period of 3 years from the date on which a similar offense committed by it or him was compounded under this section. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन में बताया गया कि कंपाउंडिंग किस तरीके से होगी। एंड सेकंड थिंग, अगर कोई किसी कंपनी ने कोई या किसी पार्टी ने ऑफेंस करा, वो कंपाउंड हो गया, और अगर सेम ऑफेंस वो विदिन 3 इयर्स दोबारा से रिपीट कर जाए तो उसको कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। So that notification by central government on compounding offense, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया था, इसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई भी चेक एक्सेप्ट कर लिया विदाउट प्रायर परमिशन और रजिस्ट्रेशन, वेदर आपने उसको बैंक में लगाया कि नहीं लगाया वो मैटर नहीं करता, सिर्फ अगर आपने चेक एक्सेप्ट भी कर लिया तो उसका भी अपने पास पेनल्टी है ₹10,000 और 2% ऑफ द फंड कंट्रीब्यूशन इन्वॉल्व व्हिचएवर इज हायर। सेकेंडली बोला गया है कि अगर आपने चेक एक्सेप्ट कर लिया और उसको बैंक में भी लगा दिया और उसका आपने पैसा यूटिलाइज करा नहीं करा उससे फर्क नहीं पड़ता, तो उसका पेनल्टी है ₹25,000 और 3% ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन्वॉल्व व्हिचएवर इज हायर। एंड थर्ड चीज बोली गई है कि आपने चेक लिया, उसको बैंक में लगा दिया और आपने फंड यूटिलाइज भी कर लिया, वेदर आपने उस ऑब्जेक्टिव आपका सही था वो मैटर नहीं करता, पर अगर फंड यूटिलाइज हो जाता है तो उसका पेनल्टी है ₹1 लाख और 5% ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन्वॉल्व व्हिचएवर इज हायर। एंड द लास्ट थिंग, अगर आपने कोई आर्टिकल एक्सेप्ट कर लिया तो उसका पेनल्टी है 10,000 और 2% ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन व्हिचएवर इज हायर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम अस, थैंक यू। हाँ कमलेश, कुछ कंक्लूड करोगे? कंप्लीट है सर। ठीक है, आई थिंक तीनों ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है और बहुत ही शॉर्ट डिस्कशन अराउंड 1-1.5 घंटे का अपन ने किया। तो अल्टीमेट, जैसा कि लास्ट में वैभव ने बताया कि बहुत सारी पेनल्टीज जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की कॉन्ट्रावेंशन करने के ऊपर है, चाहे वो आपने बिना रजिस्ट्रेशन के कोई पैसा ले लिया तो उसके भी ऊपर पेनल्टीज हैं, पैसा लेके और उसको यूटिलाइज नहीं किया तो पेनल्टीज हैं, यूटिलाइज गलत जगह कर लिया तो भी पेनल्टीज हैं। तो वी शुड ऑलवेज कंसीडर दिस एस्पेक्ट। सिंपली आई थिंक ये आपके फाइनल के कोर्स में है क्या FCRA? जी सर है। ये फाइनल के कोर्स के अंदर है, तो आई एम श्योर आप सब ने इसको पढ़ भी रखा होगा, कई लोगों ने जो ऑलरेडी फाइनल के एग्जाम्स दे चुके हैं, पर जो नहीं दे चुके हैं और कहीं पे भी ट्रस्ट वगैरह की ऑडिट करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार मान लीजिए कोई छोटा बड़ा कंट्रीब्यूशन भी आता है तो हम इग्नोर कर जाते हैं कि यार ये तो 10-20 हजार 50 हजार रुपए का कंट्रीब्यूशन है या लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन है, तो इट विल हार्डली मैटर इनटू आवर ऑडिट। बट एक्चुअली क्या होता है कि अगर वो FCRA का कंट्रीब्यूशन है तो दैट इज वेरी वेरी सीवियर irrespective of the amount involved in that contribution। वो चाहे कितने भी ₹1 का भी एक्सचेंज अगर बिना परमिशन के आ रहा है तो वो गलत है। और गवर्नमेंट की हमेशा ये मंशा रहती है, क्योंकि ये इस तरीके का थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट लॉ इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारी जगह जो है वो फंडिंग जो है फॉर फंडिंग विच इज अगेंस्ट द कंट्री, तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन का जो मेजर जो जिसके अगेंस्ट में ये वर्क कर रहा है FCRA एक्ट, वो ये है कि कोई भी काम कंट्री के अगेंस्ट इलीगल तरीके से नहीं हो, जैसे कोई टेररिज्म की फंडिंग कर रहा हो या कोई आपके कंट्री के अंदर कोई अननेसेसरी किसी ऐसी चीज को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हो जो कंट्री के अगेंस्ट में है। तो इस पर्टिकुलर पर्पस को रोकने के लिए, डिफीट करने के लिए ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। और हमें एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और एज ए प्रोफेशनल जब भी हम फाइनेंशियल ऑडिट कर रहे होते हैं तो इस बात पे हमें ध्यान देना चाहिए, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज बियॉन्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। ये केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट से रिलेटेड
ही एस्पेक्ट नहीं है इस FCRA के अंदर कि साहब इन्होंने नॉन कंप्लायंस की और हमने रिपोर्ट कर दी। बहुत सारे दूसरे लीगल एंगल्स इसके अंदर इन्वॉल्व है which one should consider. So with this, thank you very much for all the presentation, and probably now we must be having the quiz on FCRA. So I request the quiz master to please share the quiz link so that all can actually participate. I will also try to participate in the quiz, and let's see whether I have heard it properly or not.